Hello students, welcome to HK Academy. Myself Dr. Hemant Kumar. Today we are going to start second chapter of the series called Public Administration in India. आज हम भारत में लोक प्रशासन सीरीज का दूसरा अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आप सभी को भारत में लोक प्रशासन सीरीज के सिलेबस और फर्स्ट चैप्टर का यूट्यूब लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज कॉलोनियल लीगेसी। दूसरा अध्याय सिविल सेवा की संरचना औपनिवेशिक विरासत है। इस अध्याय में हम निम्न चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे व्हाट इज सिविल सर्विस, सिविल सेवा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विस ड्यूरिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय सिविल सेवा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विस ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान सिविल सेवा की संरचना। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिविल सेवा की संरचना को दो भागों में डिफाइन किया गया है। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय सिविल सेवा की संरचना किस प्रकार की थी, और दूसरा, जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी रूल के अंतर्गत आ गया, मीन्स 1857 के बाद भारत में सिविल सेवा की संरचना कैसी रही। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद दी व्हाट इज सिविल सर्विस। सिविल सेवा क्या है? Civil servants refer to such a group of officers who implement government programs and schemes. The civil service is the backbone of the administrative machinery of the country. Means सिविल सेवा से अभिप्राय अधिकारियों के एक ऐसे समूह से है जो सरकारी प्रोग्राम्स और प्लानिंग का क्रियान्वयन करते हैं। सिविल सेवा देश की प्रशासनिक मशीनरी की रीढ़ है, मीन्स बैकबोन है। यहाँ पे ये बताया गया है कि सिविल सर्वेंट को डिफाइन करते हुए कि सिविल सर्वेंट कुछ अधिकारियों या फिर अधिकारियों का एक ऐसा समूह है जो सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। जो व्यक्ति या जो अधिकारी सरकारी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, वह सिविल सेवक कहलाते हैं। सिविल सेवा देश की प्रशासनिक मशीनरी की बैकबोन है। एग्जीक्यूटिव डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड बाय सिविल सर्वेंट्स। जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं, कार्यकारी निर्णय होते हैं, वह सिविल सेवकों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं, सिविल सेवकों द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। सिविल सर्वेंट्स आर एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट रेदर देन द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। सिविल सेवक देश की संसद के बजाय सरकार के कर्मचारी होते हैं। चाइना हैज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स pertaining to the oldest civil service in the world. However, France is responsible for the modern world civil services. विश्व की सबसे पुरानी सिविल सेवा के जो प्रमाण हैं वो हमें चीन में देखने को मिलते हैं। यानी कि विश्व की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट सिविल सर्विस जो है वो चीन की है। हालांकि आधुनिक विश्व में सिविल सेवाएं फ्रांस की देन है। सिविल सेवा स्टार्टेड इन इंडिया इन 1855 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सन 1855 ईस्वी में भारत में इसकी शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। जो सिविल सेवा है उनकी शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, सिविल सर्विस ऑफिसर्स हैड वाइड राइट्स एंड देयर मेन वर्क वाज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्टर जस्टिस एंड कलेक्ट टैक्सेस। ब्रिटिश शासन के दौरान सिविल सेवा के अधिकारियों को व्यापक अधिकार प्राप्त थे, और हालांकि उनका जो मुख्य काम था वह कानून व्यवस्था बनाए रखना, न्याय करना, करों को एकत्रित करना था, यानी कि जो टैक्सेस है उनको करेक्ट करना था। सो ये उनके कुछ मुख्य काम थे सिविल सेवाओं के। दी प्रेजेंट सिविल सर्वेंट वर्क इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप whose main work is development and progress. वर्तमान समय में सिविल सेवक एक लोकतांत्रिक ढांचे में काम करते हैं जिनका मुख्य काम विकास और प्रगति है। The Indian Civil Service is the civil service and permanent bureaucracy on behalf of the Government of India.
भारतीय सिविल सेवा भारत सरकार की ओर से नागरिक सेवा या और स्थायी नौकरशाही है। द फॉर्मेशन ऑफ सिविल सर्विस फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न। मीन्स इंडिया में सिविल सेवा का जो निर्माण है वो एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करता है, एक निश्चित पैटर्न को वो फॉलो करता है। द ऑल इंडिया सिविल सर्विस, द सेंट्रल सिविल सर्विस, बोथ ग्रेड ए एंड ग्रेड बी कॉन्स्टिट्यूट द ओनली एग्जिस्टिंग मॉडर्न इंडियन सिविल सेवा। अखिल भारतीय सिविल सेवा, केंद्रीय सिविल सेवा दोनों में ही ग्रेड ए और ग्रेड बी केवल मौजूदा आधुनिक भारतीय सिविल सेवा का गठन करती है, या हम ये कहें कि ये दोनों में के आधुनिक भारतीय सिविल सेवाओं का निर्माण करती है। अखिल भारतीय सिविल सेवा और केंद्रीय सिविल सेवाएं ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों। The applicants are university graduates who are recruited through a rigorous system of a written and oral examination. The appointment of potential candidates to the Indian Civil Service or three civil services and the Central Civil Services, both Grade A and Grade B, is done by the Union Public Service Commission. Means भारतीय सिविल सेवा में आवेदन करने वाले विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट होते हैं जिनकी नियुक्ति लिखित और मौखिक परीक्षाओं की एक कठिन व्यवस्था के माध्यम से की जाती है। भारतीय सिविल सेवा के संभावित उम्मीदवारों, स्पेशली तीनों सिविल सेवाएं और केंद्रीय सिविल सेवा ग्रेड ए एंड ग्रेड बी की नियुक्ति लोक संघ सेवा आयोग द्वारा की जाती है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, अखिल भारतीय सिविल सेवाएं, बेसिकली अखिल भारतीय सिविल सेवाएं तीन प्रकार की होती है, जिसमें पहला है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। और सेंट्रल सिविल सर्विस, केंद्रीय सिविल सेवा। द सेंट्रल सिविल सर्विसेज आर कंसर्न्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। It deals with subjects like foreign affairs, defense, income tax, customs, posts, and telegraphs, etc. The officers of these services are recruited by officers of the central government. Means केंद्रीय सेवाएं केंद्रीय सरकार के प्रशासन से संबंधित होती है और इनका मुख्य काम विदेशी मामलों, रक्षा, आयकर, सीमा शुल्क, पदों और तार इत्यादि जैसे विषयों से संबंधित होता है। इन सेवाओं के अधिकारी केंद्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा भर्ती किए जाते हैं। नाउ ग्रुप ए में जो सिविल सर्विस है, सेंट्रल सिविल सर्विस है, उसके ग्रुप ए में आने वाली सेवाएं ये है इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा ग्रुप ए, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस ग्रुप ए, भारतीय आयुध निर्माणी सेवा ग्रुप ए, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस ग्रुप ए, ग्रेड सिलेक्शन एंड ग्रेड ऑफिसर्स, केंद्रीय सचिवालय सेवा ग्रुप ए, ग्रेड चयन और ग्रेड अधिकारीगण, आर्कियोलॉजिकल सर्विस ग्रुप ए, पुरातत्व सेवा ग्रुप ए, सेंट्रल हेल्थ सर्विस ग्रुप ए, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा ग्रुप ए, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, भारतीय रेखा परीक्षा और रेखा सेवा ग्रुप ए, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, भारतीय सिविल रेखा सेवा, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, भारतीय रक्षा रेखा सेवा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल सर्विस ग्रुप है, भारतीय मौसम सेवा ग्रुप है, इंडियन पोस्टल सर्विस ग्रुप है, भारतीय डाक सेवा ग्रुप है, फॉरेन कम्युनिकेशन सर्विस ग्रुप है, विदेशी संचार सेवा ग्रुप है, सर्वे ऑफ इंडिया ग्रुप है, सर्वे ऑफ इंडिया ग्रुप है, इंडियन स्टैटिकल सर्विस, भारतीय सांख्यिकी सेवा। ये जितनी भी सेवाएं हैं ये केंद्रीय लोक सेवा के या फिर सेंट्रल सिविल सर्विस की ग्रुप ए में आती है। अब ग्रुप बी में आने वाली सेवाओं में शामिल है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस ग्रुप बी, सेक्शन एंड असिस्टेंट ग्रेड ऑफिसर, केंद्रीय सचिवालय सेवा ग्रुप बी, धारा और सहायक ग्रेड अधिकारी, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस ग्रुप बी, केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा ग्रुप बी, सेंट्रल हेल्थ सर्विस ग्रुप बी, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा ग्रुप बी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल सर्विस ग्रुप बी, भारतीय मौसम सेवा ग्रुप बी, पोस्ट मास्टर सर्विस ग्रुप बी, पोस्ट मास्टर सेवा ग्रुप बी,
टेलीग्राफिक सर्विस ग्रुप बी, तार यातायात सेवा ग्रुप बी, सेंट्रलाइज सर्विस ग्रुप बी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा ग्रुप बी, डिफेंस सेक्रेटेरिएट सर्विस यूनियन रक्षा सचिवालय सेवा, टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यूनियन केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनिक सेवा, टेरिटरी पुलिस सर्विस केंद्र शासित प्रदेश पुलिस सेवा। सो ये जो सेवाएं हैं ये सेंट्रल सिविल सर्विस के ग्रुप बी में आती है। The civil service does not include government ministers who are appointed at the political level, members of the parliament, members of legislative assemblies, the Indian Armed Forces, non-civil service police officers and local government officials। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात ध्यान में रखने की है कि सिविल सेवाओं में सरकारी मंत्री जिनकी नियुक्ति बेसिकली राजनीतिक स्तर पर की गई हो या फिर जिनको चुना गया हो वोट के द्वारा, मतदान के द्वारा, संसद के सदस्य, विधानसभा और विधायी सदस्य, विधानसभा के विधायी सदस्य, भारतीय सशस्त्र बल, गैर सिविल सेवा पुलिस अधिकारी और स्थानीय सरकारी अधिकारियों को शामिल नहीं किया जाता। इन सभी को सिविल सेवाओं में शामिल नहीं किया जाता है। सिविल सर्विसेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 अप्रैल। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑन दिस ओकेजन ऑल ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑनर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है और इस समय पर, इस अवसर पर केंद्रीय और राज्य सरकारों के सभी अधिकारियों को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक प्रशासन में उत्तम काम के लिए सम्मानित किया जाता है, उत्कृष्ट काम के लिए सम्मानित किया जाता है। सेकंड पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विस ड्यूरिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय सिविल सेवा की संरचना, इसको बेसिकली स्टूडेंट 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरीज ऑफ सिविल सर्विस, दूसरा चार्ल्स कॉर्नवालिस फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, कॉन्वेंटेड एंड अनकॉन्वेंटेड सिविल सर्विस, एंड 4 नंबर में फोर्ट विलियम कॉलेज। सो फर्स्ट वन इज कैटेगरीज ऑफ सिविल सर्विस। So students, at the time of British East India Company, the structure of the civil services had divided into 3 categories. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय सिविल सेवाओं की संरचना को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। फर्स्ट मिलिट्री सैन्य, सेकंड नेवल सर्विसेज नौसेना सेवा, एंड थर्ड कमर्शियल अफेयर्स वाणिज्यिक मामले। चार्ल्स कॉर्नवालिस Governor General of India 1786-1793 was a British Army General and official at that time who was the first to bring the civil services into the existence. So this is the reason he is also known as the father of the civil services of India. Civil servants were not appointed through any competition, rather they were nominated to the court of directors. Students, चार्ल्स कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल थे जिन्होंने 1786 से 1793 तक अपनी सेवाएं दी। चार्ल्स कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना के जनरल और अधिकारी थे। चार्ल्स कॉर्नवालिस ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिविल सेवाओं को अस्तित्व में लाने का काम किया और इसीलिए यही कारण है कि इन्हें भारत की सिविल सेवाओं के पिता के रूप में जाना जाता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि वो इज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। सो आंसर इज चार्ल्स कॉर्नवालिस। ये जो क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा के जनक कौन है, इसका आंसर है चार्ल्स कॉर्नवालिस। और ये क्वेश्चंस कई बार आप लोगों के यूपीएससी और एनटीए नेट के एग्जाम्स में पूछा गया है। सिविल सर्वेंट्स were not appointed to any competition, rather they were nominated to the court of directors. स्टूडेंट्स, इस समय पे सिविल सेवकों की नियुक्ति किसी प्रतियोगिता के माध्यम से नहीं की जाती थी, बल्कि उन्हें निदेशक मंडल के माध्यम से मनोनीत किया जाता था। During Cornwallis, these civil servants were given more responsibilities and there were 2 categories of civil services. चार्ल्स कॉर्नवालिस से समय
ये जो सिविल सेवक थे इनको अधिक उत्तरदायित्व दिए गए और सिविल सेवाओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, कोवेनेंटेड और सेकंड वन इज अनकोवेनेंटेड, मीन्स अनुबंधित और अप्रतिबंधित। कोवेनेंटेड अनुबंधित, it means higher post in the civil services and it was only for British। अनुबंधित सिविल सेवाओं का मतलब है सिविल सेवा में उच्च पद, और ये जो सेवाएं हैं ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए रिजर्व्ड थी। इसमें किसी भी इंडियन सिटीजन को अपॉइंट नहीं किया जाता था। अनकोवेनेंटेड अप्रतिबंधित, अनकोवेनेंटेड सर्विसेज मीन्स लोअर पोस्ट in the civil services and it was not only for British but also for Indians। अप्रतिबंधित सिविल सेवा, अप्रतिबंधित सिविल सेवाओं का अर्थ है सिविल सेवाओं में निचला पद, और यह ब्रिटिश के लिए ही नहीं, मीन्स अंग्रेजों के लिए ही नहीं बल्कि भारतीयों के लिए भी उपलब्ध थी। अर्थात इस सेवाओं में भारतीयों को भी अपॉइंट किया जा सकता था, हालांकि उनकी संख्या काफ़ी कम होती थी। During the East India Company era, corruption was increasing day by day. Therefore, to eliminate corruption, Cornwallis took many steps to abolish the corruption, like he raised the salary of the civil servants. The civil servants could not be involved in any kind of private trade. Apart from this, Cornwallis promoted civil servants based on seniority within 5 to 6 years. Just like Cornwallis, Richard Wellesley, Governor General of India 1798 to 1805, also did many work and reforms for the civil service. He established Fort William College, founded on 10 July 1800 in Calcutta to train the newly recruited civil servants in India. After his retirement in 1806, the Court of Directors disapproved his Fort William College and set up another college for civil service at Avebury, London to train new recruits. Means students, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के समय पे सिविल सेवा में भ्रष्टाचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, और इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए कॉर्नवालिस ने 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए। पहला, कॉर्नवालिस ने सिविल सेवकों के वेतन में वृद्धि की। दूसरा, सिविल सेवक किसी भी प्रकार के निजी व्यापार में शामिल नहीं हो सकते। और तीसरा, कॉर्नवालिस ने 5 से 6 साल के भीतर वरिष्ठता के आधार पर सिविल सेवकों को प्रमोशन देने की बात कही। इसी प्रकार कॉर्नवालिस की ही तरह रिचर्ड वेलेस्ली, जो बेसिकली भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, और इन्होंने अपनी सेवाएं 1798 से 1805 तक दी थी। इन्होंने भी सिविल सर्विस के संबंध में कई महत्वपूर्ण काम किए और बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए। इन्होंने भारत में नए भर्ती हुए सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, और ये जो स्थापना है वो 10 जुलाई 1800 ईस्वी में की गई थी। हालांकि 1806 ईस्वी में जब रिचर्ड वेलेस्ली सेवानिवृत्त हुए, मीन्स जब उनकी जो सेवा थी वो समाप्त हो गई और वे अपने पद से रिटायर हो गए, उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने उनके द्वारा इस्टेब्लिश फोर्ट विलियम कॉलेज को नामंजूर कर दिया और नए नियुक्त लोक सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए एलेबरी लंदन में सिविल सेवा के लिए एक कॉलेज की स्थापना की। नाउ स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विस ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान सिविल सेवा की संरचना। इस थीम में कुल 5 चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। पहला, चार्टर एक्ट 1853, सेकंड, सिविल सर्विस कमीशन 1854, थर्ड, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861, फोर्थ, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 एंड फिफ्थ, रिकमीशन 1924। स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन से कमीशन को कब इस्टेब्लिश किया गया। ये हमें याद रखना है कि जो चार्टर एक्ट है वो 1853 ईस्वी में आया था, सिविल सर्विस कमीशन 1854 ईस्वी में बना था, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 ईस्वी में आया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई और रिकमीशन 1924 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुआ था। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग दी
Charter Act 1853, many changes also took place in it. The recruitment started with the open competition in civil service. To conduct the exam, it was necessary that a body should be formed. Therefore, Civil Service Commission was established in London in 1854. But this examination was held only in London, and the age limit for appearing in this examination was also fixed at 23 years. The age limit for appearing in this exam was reduced to 22 in 1816. This exam was conducted in English language only. So स्टूडेंट्स 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया और चार्टर एक्ट के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में काफ़ी बदलाव किए गए। चार्टर एक्ट के पश्चात सिविल सेवाओं में भर्ती खुली प्रतियोगिता के आधार पर की जाने लगी। मीन्स ओपन एग्जाम कंपटीशन के आधार पर सिविल सर्विस में रिक्रूटमेंट की जाने लगी। परीक्षा आयोजित करने के लिए यह आवश्यक था कि एक निकाय का गठन किया जाए या फिर एक कमीशन को नियुक्त किया जाए। इसीलिए 1854 ईस्वी में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई। लेकिन ये जो परीक्षा है ये सिर्फ लंदन में ही आयोजित की गई थी और एक परीक्षा में बैठने की आयु सीमा 23 वर्ष निर्धारित की गई। इस परीक्षा में बैठने की आयु को समय के साथ साथ घटाया गया। 1807 ईस्वी में 22 वर्ष कर दिया गया और यह परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाती थी। तो स्टूडेंट्स बेसिकली यदि किसी इंडियन को सिविल सेवा में जाना है और उसके लिए एग्ज़ाम देना है तो इंडियन को पहले लंदन जाना होगा, उसको अंग्रेज़ी भाषा सीखनी होगी और इन सब के लिए जो आयु है वो सिर्फ 23 वर्ष, जिसे बाद में घटाकर 22 वर्ष कह दिया गया और बाद में इसको फिर 21 वर्ष भी कह दिया गया था। ये कुछ कंडीशंस थी। So Indians could also be a part of this civil service exam and they could also join the covenanted services in 1861. The Indian Civil Service Act was passed in the same year 1861 under the Lord Canning. In 1863, the elder brother of Rabindranath Tagore, Satyendranath Tagore, became the first Indian who was qualified for the Indian Civil Service. He was just 21 years old at that time. After this, in 1866, the age limit in this exam was reduced to 21. Despite this, in the 1866, 4 Indians also qualified this exam. In 1878, Lord Lytton reduced the maximum age limit in this exam from 21 to 19. भारतीयों को भी इस सिविल सेवा परीक्षा का हिस्सा होने के लिए बेसिकली ये कहा गया इस एक्ट के अंतर्गत कि भाई भारत जो है, जो भारतीय है, भारत के जो नागरिक है, जो भारतीय है, वह भी सिविल सेवा में की परीक्षा में भाग ले सकते हैं और वह भी 1961 में अनुबंधित सेवाओं में शामिल हो सकते हैं, जो बेसिकली पहले सिर्फ ब्रिटिश के लिए ही रिजर्व हुआ करती थी। और इसी वर्ष लॉर्ड कैनिंग के तहत 1861 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम पारित किया गया। 1863 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय बने जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा पास की। उस वक्त उनकी आयु महज 21 वर्ष थी। इसके बाद 1866 ईस्वी में परीक्षा में उम्र सीमा घटाकर 21 कर दी गई। इसके बावजूद 1866 ईस्वी में 4 भारतीयों ने इस परीक्षा को क्वालिफाई भी किया। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने इस परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 कर दी। स्टूडेंट्स यहाँ पर 1966 बाय मिस्टेक लिख दिया गया है, ये 1866 है। सो स्टूडेंट्स इस स्लाइड में ये बताया गया कि किस तरीके से जो ब्रिटिश थे उन्होंने सिविल सेवा के लिए भारतीयों के लिए भी सिविल सेवा के द्वार खोले, लेकिन उसमें उन्होंने कई कंडीशंस लगाई ताकि भारतीय जो है वो सिविल सेवा में ना जा पाए या फिर सिविल सेवा की जो उच्च पोस्ट है, जो हायर पोस्ट है, उस पर वह नियुक्त ना हो पाए। इसके लिए उन्होंने पहले ये कहा कि भाई जो सिविल सेवा है वो सिर्फ लंदन में ही आयोजित की जाएगी। फिर जो आयु सीमा है वो 23 वर्ष रखी गई और 23 वर्ष को भी घटा दिया गया 22 वर्ष 1807 ईस्वी में, और ये भाषा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा में रखी गई। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लाई गई थी ताकि भारतीय जो है वो हायर पोस्ट पे ना पहुंच पाए। लेकिन इन सब के बावजूद
1873 ईस्वी में मात्र 21 साल की उम्र में सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, उन्होंने भारतीय सिविल सेवा को पास किया। सो ब्रिटिश सरकार ने फिर क्या कहा, ब्रिटिश सरकार ने 1866 ईस्वी में इस परीक्षा में जो उम्र सीमा है उसको घटाकर 21 कर दिया गया। ओके, उसको 21 कर दिया। सो अब ब्रिटिश को ये लगा कि भाई अब आयु सीमा 21 हो गई है, एग्जाम सिर्फ लंदन में होना है, अंग्रेजी भाषा में होना है, तो जो इंडियंस है वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद 1866 ईस्वी में 4 और भारतीयों ने इस परीक्षा को क्वेरीफाई किया और तत्पश्चात 1878 ईस्वी में लॉर्ड रिटन ने इस परीक्षा की जो अधिकतम आयु सीमा है उसको 21 से घटाकर 19 कर दिया। In 1885, the Indian National Congress was formed and it raised so many demands related to reforms in the civil services. In 1924, the Commission also recommended some changes in the civil services, proposed an equal number of British and Indian members in the civil services. So, according to the commission, it should be 20% Indians promoted from the provincial services, also 40% Indians directly recruited through the exams, and also the equal percentage of direct recruited 40% British for civil services. 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया और इसने सिविल सेवाओं में सुधारों से संबंधित कई मांगे उठाई। 1924 ईस्वी में री आयोग ने सिविल सेवाओं में कुछ बदलावों की सिफारिश की। सिविल सेवाओं में समान संख्या में ब्रिटिश और भारतीय सदस्यों का प्रस्ताव रखा गया। री आयोग के अनुसार यह प्रांतीय सेवाओं से पदोन्नत किए गए 20% भारतीय होने चाहिए और साथ ही 40% भारतीयों को सीधे परीक्षा के माध्यम से भर्ती किया जाना चाहिए। सिविल सेवाओं के लिए भर्ती किए गए 40% ब्रिटिशों का भी समान प्रतिशत होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। इस क्लास में हमने ये जाना कि सिविल सेवा क्या होती है और इसके अलावा कि बेसिकली ऑल इंडिया सिविल सर्विस क्या है, सेंट्रल सिविल सर्विस क्या है और सेंट्रल सिविल सर्विस में ग्रुप ए में कौन कौन सी सेवाएं शामिल है, ग्रुप बी में कौन कौन सी सेवाएं शामिल है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय सिविल सेवा की संरचना कैसी थी, जिसमें हमने ये जाना कि भाई सिविल सर्विसेज की क्या क्या कैटेगरीज थी। और चार्ल्स कॉर्नवालिस, बेसिकली फादर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस, इन्होंने सिविल सेवा को इम्प्लीमेंट करने में क्या भूमिका निभाई है। कोऑर्डिनेटेड एंड अनकोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस के बारे में जाना, अनुबंधित और अप्रतिबंधित सिविल सेवाओं के बारे में, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से संबंधित बात हमने की। फिर हमने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान सिविल सेवा संरचना की बात की, स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विस ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, जिसमें हमने चार्टर एक्ट के बारे में जो 1853 ईस्वी में आया था उसके बारे में बात की। सिविल सर्विस कमीशन 1854 में जो आया उसमें बात की, जिसमें ये इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 में बात की, जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई कि ओपन कंपटीशन किया जाएगा, भारतीय जो है वो भी एलिजिबल है सिविल सेवाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए, सिविल सेवा में नियुक्त होने के लिए परीक्षा के माध्यम से। हालांकि कंडीशंस लगाई गई थी, जैसे जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ लंदन में करवाया जाएगा, आयु सीमा समय समय पर घटाई गई, स्टार्टिंग में 23, फिर 22, देन 21, फिर 19 आयु सीमा कर दी गई। और इसके बाद फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी, उन्होंने क्या भूमिका निभाई। फिर री कमीशन 1924 में आया था। सो री कमीशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, री कमीशन के बारे में हमने लोगों ने इसमें बातचीत की। सो अब जो आप लोगों की नेक्स्ट क्लास है वो, या जो नेक्स्ट अध्याय है वो है सिविल सर्विसेज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। सो इसमें हम ये देखेंगे कि आज़ादी के बाद भारत में सिविल सेवा की संरचना कैसी है और उसका संवैधानिक ढांचा किस प्रकार का है। थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल HK एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।